हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में होंगी बातें समस्याओं के बारे में जो कि युवाओं के मन में आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनते वक्त। कारण है हिंदी भाषा के पकड़ पर कमजोरी। पूरी बात क्या है जानकर आपको हैरानी भी होगी और मजा भी आएगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। दावा है कि इस ऐप को हैक कर लिया गया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने आरोग्य सेतु को एक हथियार माना था, पर इस हथियार का पुर्जा ढीला कर दिया बेंगलोर के एक नवयुवक ने। पूरी बात हम वीडियो में जानेंगे। इंस्टाग्राम ने भी अपने यूजर्स को एक बड़ी खुशखबरी दी है। इनफैक्ट एक नहीं, दो खुशखबरी है इंस्टाग्राम कंपनी की ओर से, जानिए जरूर। और फाइनली हम एक वार्निंग देंगे, चेतावनी देंगे स्मोकर्स के लिए। स्मोकिंग करने वाले लोगों को कोरोना वायरस से कितना बड़ा खतरा है, जानिए इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। यूट्यूब कंपनी की मालिक है गूगल और गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ये इंडिया से थे। आप सभी को बताना है कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, कौन से कॉलेज से की है। कमेंट में जवाब लिखिए। काफी फेमस हैं सुंदर पिचाई अपने देश में। जानना चाहता हूं कितने लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। लगभग 35 मिनट का संबोधन किया था पीएम मोदी ने परसों रात को पूरे देशवासियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर जटिल हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है तो करेंगे ही। पर ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है एक नया कैंपेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है हमारे देश के मिलेनियल्स की, नए बच्चों की, कि हिंदी का प्रयोग कम करें क्योंकि समझ में नहीं आता है। कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। कुछ ने कहा कि ये देश के पीएम कम हिंदी टीचर ज्यादा हैं। कुछ ने कहा कि इनके भाषण को सुनते हैं हम और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं तब समझ में आता है। दक्षिण भारत के लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये यूजुअल है, अब तो आदत ही हो गई है। सारे भाषण हिंदी में आते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है इसके ट्रांसलेशन के लिए। तो जहां एक और मोदी जी पूरे देश को गाइडेंस दे रहे हैं, वहां दूसरी ओर कुछ लोगों को उनकी बातें समझ में ही नहीं आ रही। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हिंदी नहीं आती तो क्या की जाए। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि हिंदी भाषा का आप प्रयोग कीजिए। हिंदी शुद्ध बोलिए। आप जो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं उसको और भी ज़्यादा शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश हम बोलते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है आज की दुनिया में, वो इंटरनेशनल भाषा है। एजुकेशन में उसकी आवश्यकता है, उसका उपयोग भी है। लेकिन हमें अपने मूल संस्कृतियों से जुड़ा रहना चाहिए और संस्कृति का पहला चरण होता है भाषा। हम क्या भाषा शैली का प्रयोग करते हैं ये बड़ा आवश्यक है। हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करिए। हिंदी के जटिल शब्दों के बारे में सीखिए, जानिए। ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ कि अच्छी इंग्लिश बोलने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, पर अच्छी और शुद्ध हिंदी बोलने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है इंसान के पर्सनैलिटी को। तो आप युवाओं से मेरा अनुरोध है कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। 12 मई को कैलिफोर्निया में यूएससीएफ रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है कि कोविड-19 जिन मरीजों को है उनमें से जो लोग स्मोकिंग करते थे उनके ऊपर इसका गंभीर प्रभाव है। लगभग 11,500 पेशेंट के ऊपर निगरानी रखी गई तो पता चला कि जितने लोग स्मोकिंग पास्ट में करते थे या कोरोना वायरस होने के बाद भी वो स्मोक करते रहे, तो उनके ऊपर कोरोना वायरस का जो प्रभाव है उसका प्रोग्रेशन डबल रेट से हुआ है। जैसे कि आम बॉडी पे होता है उससे डबल रेट। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग करने से नाइकोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है जो कि हार्मफुल होता है आपके लंग्स के लिए। आपके लंग्स के अंदर जो पोर्स होते हैं उसको वो जैम पैक करता है और कोरोना वायरस भी आपके लंग के ऊपर असर डालता है, प्रभाव करता है। तो अगर आपका फिल्टर मतलब कि लंग्स, अगर आपका फिल्टर पहले से ही चोक्ड है तो कोरोना वायरस को उसे चोक करने में काफी आसानी होती है। इसीलिए कहा जाता है स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग करने से केवल और केवल एक किस्म की प्रॉब्लम नहीं, कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने भी अपनी वीडियोस में आप सबसे गुजारिश की है। अगली खबर में बढ़ने से पहले आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। कल के कमेंट्स पढ़े मैंने डेली डोज के, काफी खुश किया उन्होंने मुझे। आप सभी डेली डोज को काफी पसंद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी भाषा बोलता हूं। आप सभी को मेरे बोलने का अंदाज पसंद आता है। यूथ न्यूज़ पसंद कर रहा है क्योंकि टीवी में जो न्यूज़ चैनल करते हैं हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करके यहाँ पर केवल काम की खबरें संक्षिप्त में, छोटे में आप तक पहुँचा देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पर ज़्यादा खबरें आप तक पहुँच जाए, यही मेरा प्रण है और आप सभी तक ऐसे ही कंटेंट को मैं परोसता रहूँगा। बेंगलोर का एक निवासी, उसका नाम जय ने आरोग्य सेतु ऐप से परेशान होकर इसको हैक करने की ठानी और सुबह 9 बजे ये हैक करने बैठा। मात्र 4 घंटों के अंदर 1 बजे तक इसने इस ऐप को हैक भी कर लिया।
पहले तो आपको ये बताते हैं क्यों ये परेशान हुआ। परेशान इस वजह से क्योंकि सरकार ने इसको इंस्टॉल करना कंपलसरी और मैंडेटरी कर दिया और उसका ये करने का मन नहीं था। अब डेमोक्रेटिक इंडिया में मन पे चलने के लिए ही पब्लिक बाध्य है। अब पर जब जबरदस्ती की गई तो इसने भी ठाना कि हम अपने तरह से काम करेंगे। इसने क्या किया कि आरोग्य सेतु ऐप को बाईपास कर दिया। जो भी टेक्निकल टर्म्स है मुझको तो कम जानकारी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एप्स जो परमिशन मांगती हैं इसने परमिशन को बाईपास कर दिया। जो डिटेल्स लेती हैं, नाम, पता, एज, सेक्स, ये सब डिटेल्स इसने बाईपास कर दिया। लोकेशन बाईपास कर दिया। कुछ जानकारी इसने दी ही नहीं ऐप को, फिर भी ऐप को चला दिया और लास्ट में आपने बता दिया कि आप सेफ हैं। बताइए कितना बड़ा झोल है ये। अगर आरोग्य सेतु ऐप की डिजाइनिंग या बिल्डिंग इतनी क्वालिटी से नहीं की गई है कि बिना डिटेल लिए यूजर का वो बता दे कि आप सेफ हैं, तब ये एक बड़ा संशय हमारे दिमाग में पैदा कर देती है कि सरकार किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे सामने ला रही है। ध्यान दीजिए इस बात पर, जिसने भी आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है, सरकार से कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो अपने डेवलपर से कहिए कि थोड़ी और मेहनत करें। ऐप्स की बात हो रही है तो एक और आपको डराने वाली बात बता ही देता हूं। comparitech.com एक वेबसाइट है जहां पर एक रिसर्च आर्टिकल पोस्ट हुई कि गूगल का फायरबेस में कुछ बग्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है और वहां से डेटा लीक किया जा सकता है। अब गूगल का ये जो फायरबेस है ये रिपोर्ट करता है कि बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि गूगल फायरबेस से कनेक्टेड हैं, वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं ही नहीं और उनका जो डेटाबेस है वो लीक किया जा सकता है। और इन ऐप्स की संख्या है 24,000। ये सारे ऐप्स प्ले स्टोर पे मौजूद हैं। तो काफ़ी डराने वाली ये बात है क्योंकि 24,000 ऐप्स में वो ऐप्स भी हैं जो कि आप रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हो। ये एक ग्लिच है, फॉल्ट है, बग है, जो भी आप कह लें, इसको सुधार लिया जाएगा समय के साथ। लेकिन आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंटरनेट की दुनिया रियल दुनिया नहीं है। ये हमारे लिए ज़रूरी तो है, डेवलपमेंट के लिए आवश्यक तो है, पर इस पर आप अपनी सीक्रेट डिटेल्स, ऐसी जानकारी बिल्कुल न डालिए जिसके लीक होते ही आप बर्बाद हो जाएं। 20 लाख करोड़ रुपए, ये ढेर सारे पैसे होते हैं। इनका प्रयोग करेगी सरकार भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए, ना ही केवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, पर भविष्य में ऐसे किसी पैंडेमिक से लड़ने के लिए खुद को स्ट्रांग बनाने का प्रयास रहेगा इन पैसों के माध्यम से सपोर्टेड। निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ने घोषणा की है कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए इस्तेमाल होंगे MSME उद्योग में लोन्स को माफ करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको लोन देने के लिए, ताकि जमीनी लेवल का जो कारोबारी रहे वो आगे बढ़ सके, उद्योग शुरू हो सके। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर उठ रहा है। MSME की डेफिनेशन ही इन्होंने बदल दी। अभी तक माइक्रो, स्मॉल, मीडियम से कंस्टिट्यूट था। माइक्रो बिजनेस वो जिसमें कि आप 25 लाख रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, स्मॉल वो जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ऊपर है, और मीडियम वो जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर है। लेकिन राहत पैकेज की घोषणा के बाद MSME की ही डेफिनेशन को बदल दिया गया। जहां 25 लाख मिनिमम क्राइटेरिया थी वो हो चुकी है 1 करोड़ की, स्मॉल बिजनेस मिनिमम 10 करोड़ और मीडियम बिजनेस मिनिमम 25 करोड़। अब आप ये बताइए, आप छोटे बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं जब छोटे होने का डेफिनेशन ही आपने इतना बड़ा कर दिया। बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझेंगे। सीतारमण जी का ये भी कहना है कि लगभग 45 लाख बिजनेस इससे फायदे में आएंगे और 25 करोड़ से ऊपर के ज्यादा जिनकी लोन पेंडिंग है और 100 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट हैं, उनके लोन्स को माफ किया जाएगा फिलहाल के तौर पे। ये कितनी बड़ी संख्या है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर मिनिमम क्राइटेरिया ही रखा गया होता, जो वाकई में लघु उद्योग हैं उनको सपोर्ट किया जाता, तो 45 लाख बिजनेस नहीं बल्कि 1 करोड़ बिजनेस सपोर्टेड होते हमारे देश में। आप इस बात से सहमत है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। बाकी मुझे सरकार के समर्थन करने में भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है, ना ही सरकार की निंदा करने में। जो तथ्य है वो सामने। ध्यान से सुनिए, इंस्टाग्राम ने भी 2 नए अपडेट आप सभी के सामने ले आए हैं। पहला स्टोरी फीचर है सपोर्ट स्मॉल बिजनेस का। आपके घर के आसपास जो भी बिजनेस हैं आप इसको हाईलाइट में ऐड कर सकते हो, स्टोरीज में ऐड कर सकते हो, ताकि वो बिजनेस फल फूल सके। आपका बिजनेस अगर छोटा है, दुकान चला रहे हैं, तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप इस बिजनेस को ऐड कीजिए हाईलाइट सेक्शन में स्टोरीज के, और अपने दोस्तों को कहिए कि इसको भी ऐड करें वो, और ये उस कम्युनिटी के लोगों को अपने आप पॉपअप करके दर्शाने लगेगा, तो आपका इससे प्रचार होगा और बिजनेस ग्रो करेगा। अच्छा अपडेट ले आया इंस्टाग्राम। दूसरी खूबी इंस्टाग्राम ने डाली है कि आप 25 लोगों का कमेंट एक साथ डिलीट कर सकते हो। इससे साइबर बुलिंग नाम की एक बीमारी है इंटरनेट पे जो कि कम होगी, क्योंकि कमेंट को पारी डिलीट करना, अगर कमेंट अच्छे नहीं है, नेगेटिव है, तो टाइम लगता था। 25 कमेंट को एक साथ पिन करके आप डिलीट कर सकते हो।
इंस्टाग्राम की बात की तो ट्विटर की क्यों नहीं करेंगे। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी का कहना है कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद वो अपने लोगों को वापस नहीं बुलाएंगे काम पे, बल्कि वर्क फ्रॉम होम को ही चालू रखेंगे। वो घर पे काम करने के लिए लोगों को परमानेंट प्रेषित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जरूरी था और ये एक बेहतर कदम है, क्योंकि ऑफिस में ढेर सारे लोगों को बुलाना और उनसे काम करवाना, जो काम लैपटॉप पे किया जा सकता है घर पे बैठे किया जा सकता है। और ट्विटर और IT कंपनीज का काम ज़्यादातर यही होता है। 80 to 90% लोगों का काम लैपटॉप से ही होता है, कंप्यूटर सिस्टम से ही होता है, तो वो अपने घर पे बैठ के ही काम कर सकते हैं। कुछ जो काम होते हैं जैसे सर्वर मेंटेन करना, फिजिकल होते हैं, वो ऑफिस में बुला के कर लिया जाएगा। ट्विटर ने काफ़ी बुद्धिमानी भरा ये फैसला उठाया है। इससे भविष्य में और भी समस्याएं से ये दूर रहेगा और भी कंपनीज को ये अडॉप्ट करना चाहिए। मोदी जी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया था और इस बात का वो समर्थन करते हैं। मेरे पैसे वाले भाई बहनों के लिए भी एक अच्छी खबर है। जो लोग एयरप्लेन का इस्तेमाल करेंगे लॉकडाउन में अपने घर वापस आने के लिए, नई दिल्ली से टोटल 170 डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलने वाली हैं अलग अलग शहरों के लिए। और ये डोमेस्टिक फ्लाइट 19 मई से चालू होंगी। बता दूं, एयर इंडिया अभी इन फ्लाइट्स को होस्ट करेगा, बाकी कंपनीज का भी इजाजत प्रोग्रेस में है। कोची से 12 फ्लाइट होंगी और ये फ्लाइट्स अलग अलग शहरों में जाएंगी, तो आप अपने अपने घर लौट सकते हैं। और बाकी आपको डिटेल में जानना है कि कौन कौन से शहर को ये फ्लाइट्स जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी जानकारी मेंशन कर दूंगा। चाइना का एक रॉकेट नाम लॉन्ग मार्च 5B हवा में जाके फेल हो गया और गिर पड़ा वापस धरती की ओर। 5 मई को ये रॉकेट लॉन्च हुआ था और 12 मई को ये धरती से वापस टकरा गया। जब ये रॉकेट गिरा, अगर उससे 15 मिनट पहले गिरा होता तो सीधा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर गिरता। अभी ये गिरा है अटलांटिक ओशन में और किसी को हानि चोट नहीं पहुंची है। ये रॉकेट लगभग 100 मीटर लंबा था और 5 मीटर चौड़ा और 30 मेट्रिक टन इसकी वजन थी। तो अगर ये शहर बस्ती पे गिरता तो बहुत नुकसान, बहुत तबाही मचाता। चाइना ऐसे 2 और प्रशिक्षण करेगा इस साल, लेकिन US की ओर से उनको वार्निंग मिल चुकी है कि हमारे देश में नहीं गिरना चाहिए आपका रॉकेट। और क्या चाइना के प्रोडक्ट वाकई में टिकाऊ नहीं होते हैं? इस वाकया से तो ये बात और भी ज्यादा मजबूत हो रही। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लगभग सारी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं तो सबको जाननी चाहिए। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।